अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, हम किस तरह से किसी एक कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर की कितनी लैंग्वेजेस हैं और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास लैंग्वेज क्या होती है। अगर हम लैंग्वेज का मीनिंग देखें या इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के लिहाज से लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि रब्ता कायम करने का एक निज़ाम है या वे ऑफ कम्युनिकेशन है। एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसकी मदद से हम कम्युनिकेट करते हैं, रब्ता कायम करते हैं या किसी तक अपने ख़यालात का, जज्बात का, एहसासात का इजहार करते हैं, उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। या हम इसको ज़्यादा फॉर्मल वे के अंदर इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, कुछ सिंबल्स हैं या कुछ कोड्स हैं जिसकी मदद से हम किसी एक प्रोग्राम को लिखते हैं, उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। अब हमारे पास लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो कम्युनिकेशन हमारे पास कितनी तरह की होती है? कम्युनिकेशन बेसिकली हमारे पास दो तरह की होती है, एक वर्बल कम्युनिकेशन है और दूसरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन की फिर आगे टू टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास रिटन है या ओरल है, यानी कि हम अल्फाज को या तो ज़बान से अदा करेंगे या हम अल्फाज को लिख कर किसी के साथ बातचीत करेंगे। नॉन वर्बल में अल्फाज नहीं होते, बल्कि नॉन वर्बल के अंदर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, आपके जेस्चर्स होते हैं, आपकी आई कांटेक्ट होता है या आपके आवाज़ की जो टोन है, उसकी जो पिच है, उसको कंसिडर किया जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास सिर्फ वर्बली कम्युनिकेट किया जा रहा है। अभी तक कंप्यूटर के साथ नॉन वर्बल के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन हम आज के इस लेक्चर में सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन यानी रिटन फॉर्म के अंदर या ज़बान से अदा किए गए अल्फाज के लिए जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हम क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी कंप्यूटर के साथ। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि कंप्यूटर जो है वो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। हम अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अब कंप्यूटर हमारा प्रॉब्लम तभी सॉल्व करेगा जब हम किसी लैंग्वेज की मदद से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेंगे और कंप्यूटर को बताएंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। अब किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं हम मशीन के साथ? कंप्यूटर भी एक मशीन है, हम पहले ये देख लेते हैं कि हम बाकी मशीन्स के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लाइट बल्ब है, आप वो ऑफ है, आप उस बल्ब को ऑन करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए बल्ब के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे? डेफिनेटली उसके लिए एक स्विच लगा होगा। आप उस स्विच की मदद से बल्ब तक ये कम्युनिकेशन करेंगे कि वो बल्ब ऑन हो जाए। बल्ब को आप ऑन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि बल्ब आपकी एक प्रॉब्लम है, अंधेरा, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं लाइट बल्ब को ऑन करके। आपने लाइट बल्ब को बताना है कि ऑन हो जाओ, ताकि मेरा ये प्रॉब्लम जो है, ये अंधेरा मेरा प्रॉब्लम है, ये दूर हो जाए। तो उसके लिए आप बल्ब के साथ कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? आप स्विच यूज़ करते हैं। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं, लाइट बल्ब ऑन हो जाता है। अब बल्ब के साथ आपने कम्युनिकेशन की, बातचीत की, बल्ब ने आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो आपने बल्ब तक वो कम्युनिकेशन कैसे की है? आपने स्विच की मदद से की है। इसका मतलब हमारे पास जो मशीन है उसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी लाइट बल्ब के साथ हमने कम्युनिकेशन की, हमने बातचीत की लाइट बल्ब के साथ, लेकिन वो कम्युनिकेशन कैसे की जाएगी? मशीन लैंग्वेज से की जाएगी। कम्युनिकेशन मशीन लैंग्वेज से हो रही है, क्योंकि मशीन जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझती है। जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, बल्ब को करंट मिला, उसको पता चल गया कि उसने ऑन होना है, वो ऑन हो गया।
अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो बल्ब जो है उसको करंट नहीं मिलेगा और वो ऑफ हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, ऑन है या ऑफ है, जिसको कंप्यूटर की टर्म के अंदर हम या ज़ीरो कह देते हैं या वन कह देते हैं। इसी वजह से हम मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी का मतलब क्या है? बाई मीन्स टू, जिस तरह यूनी का मतलब वन, बाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, टेट्रा मीन्स फोर। तो इसी तरह से हमारे पास बाई का मतलब होता है टू। सो बाइनरी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हमारे पास टू सिंबल्स हैं या टू स्टेट्स हैं, ज़ीरो है और वन है। अब आते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो कंप्यूटर जो है एक मशीन है, हम इसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, इसको प्रोग्राम करेंगे और इसको हम बताएंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। अब कंप्यूटर की ये खूबी है, ये प्रॉपर्टी है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम कंप्यूटर को उसके लिए प्रोग्राम करें। अब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम हमारे पास बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर्स को बताते हैं कि वो उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चलेगा तो वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। यानी हम सॉल्यूशन भी कंप्यूटर को हम भी बताते हैं और प्रॉब्लम भी हम ही कंप्यूटर को बताते हैं। अब प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कोई भी प्रोग्राम लिख देगा और प्रोग्राम जो भी वो लिखेगा वो किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही होगा। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? सेम उसी तरह से जिस तरह हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसी तरह से हम कंप्यूटर के साथ भी कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करेंगे। अब प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्राम लिखने का जो प्रोसेस है उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं और जो पर्सन प्रोग्राम लिखेगा उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास लैंग्वेजेस कितनी तरह की हैं। क्या सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही हमारे पास? वो तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि कंप्यूटर में कहाँ पे ऑन होगा, कहाँ पे ऑफ होगा। सो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं और हम किस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास एक तरफ तो ह्यूमंस हैं यानी कि इंसान हैं और दूसरी तरफ कंप्यूटर्स हैं। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो एक तो हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज, जिसको हमने अभी देखा कि अगर हमने मशीन से बात करनी है तो हम उसको बताएंगे कि ऑन होना है, ऑफ होना है, दो ही उसकी स्टेट्स हैं। ये मशीन की अपनी नेटिव लैंग्वेज है, मशीन इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करती है, मशीन ही इसको समझती है। मगर ये हमारी समझ से बाहर है, हम इसको इतना आसानी के साथ अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो इसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि ये नियर टू कंप्यूटर है, ये नियर टू मशीन है, बट फार फ्रॉम ह्यूमंस है। यानी इंसान की समझ से थोड़ा सा बाहर है, या इंसान बड़ा मुश्किल से इसको समझता है, लेकिन मशीन इसको आसानी के साथ समझ सकती है। इसी वजह से हम इसको लो लेवल कहते हैं, क्योंकि मशीन जो है उसको हम लो लेवल समझते हैं, अपने से कमतर समझते हैं, क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास एक और टाइप भी है जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इंसान के नज़दीक है, इंसान उसको आसानी के साथ समझ सकता है, लेकिन ये कंप्यूटर से दूर हो जाती है। कंप्यूटर इसको आसानी के साथ या कंप्यूटर इसको बिल्कुल ही अंडरस्टैंड नहीं करता। तो फिर कंप्यूटर इसको चलाता कैसे है, कंप्यूटर इसको समझता कैसे, वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ यही है कि लो लेवल जो है वो कंप्यूटर के नज़दीक है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर उसको आसानी के साथ चला सकता है, लेकिन इंसान से वो दूर है। हाई लेवल जो है वो इंसान के नज़दीक है, लेकिन वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। सो अब हमारे पास लो लेवल और हाई लेवल के आगे भी मज़ीद टाइप्स हैं। अगर हम पहले बात करें लो लेवल की, तो लो लेवल के अंदर हमारे पास मज़ीद इसकी 2 सब टाइप्स हैं, जिसमें एक मशीन लैंग्वेज है और दूसरी असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज जिसमें 0 और 1 की फॉर्म के अंदर हम कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्या होंगी या कैसे होंगी, वो सारी की सारी सिर्फ़ और सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म के अंदर ही होंगी, या ऑन और ऑफ भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला लेवल है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी बेहतर है, इसको समझना मशीन की निस्बत थोड़ा सा आसान है, मगर फिर भी हमने इसको लो लेवल के अंदर इस वजह से रखा हुआ है
क्योंकि इसके अंदर मशीन को फिर भी डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेशन, कुछ लेवल तक मशीन के साथ कम्युनिकेशन उसी के अंदाज में हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास हाई लेवल है, तो हाई लेवल की हमारे पास लो लेवल की तरह 2 मेजर सब टाइप्स हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इन 2 मेजर सब टाइप्स को ही डिस्कस करेंगे, जिसमें एक हमारे पास प्रोसीजरल है और दूसरी नॉन प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल की अगर हम बात करें तो नाम से ही जाहिर है कि इसमें हमें ये भी बताना पड़ता है कि क्या करना है और साथ ही ये भी बताना पड़ता है कि वो काम कैसे होगा। इसको याद रखने के लिए या आसान बनाने के लिए आप यूँ कह सकते हैं कि प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर हमें प्रोसीजर भी बताना पड़ता है कि प्रॉब्लम्स तो है ही है, उसका सलूशन हम बताएंगे, लेकिन वो सलूशन कैसे होगा, वो प्रोसीजर क्या होगा पूरे सलूशन का, वो भी हमें बताना पड़ेगा कंप्यूटर को। नॉन प्रोसीजरल के अंदर हमें सलूशन नहीं बताना पड़ता, हमें सिर्फ ये बताना पड़ता है कि क्या करना है। सो प्रोसीजर बताना पड़ता है और नॉन प्रोसीजरल में हमें प्रोसीजर नहीं बताना पड़ता। अब मशीन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो मशीन लैंग्वेज है वो कंप्यूटर के नज़दीक है और इंसान से दूर है। असेंबली लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर से भी थोड़ा सा दूर है, क्योंकि कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और इंसान के थोड़ा सा करीब हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो इन बिटवीन है, कि ना तो वो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर रहा है और ना ही वो इंसान के लिए उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है जितनी कि हाई लैंग्वेज। लेकिन ये एक दरमियानी रास्ता है कि कुछ कंप्यूटर को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और कुछ लेवल तक इंसान को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन इंसान के लिए थोड़ी सी आसान हो गई है। सो मशीन लैंग्वेज की अगर हम बात करें, इसके एडवांटेजेस देखें तो एडवांटेजेस में सबसे पहले तो ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, यानी कि ये लैंग्वेजेस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सबसे पहली लैंग्वेज है जो बनाई गई थी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए। इसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं वो 0 और 1 की शक्ल में होती हैं, या ऑन ऑफ की शक्ल में होती हैं, या बाइनरी फॉर्म के अंदर होती हैं, और कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है क्योंकि कंप्यूटर की ये अपनी लैंग्वेज है। इसी वजह से इसकी एग्जीक्यूशन भी बहुत फास्ट होती है और बड़ी तेज़ी के साथ इसमें लिखा हुआ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस में ये है कि ये मशीन डिपेंडेंट है, यानी कि अगर आपने एक प्रोग्राम एक मशीन के अंदर लिखा है तो वो उसी मशीन पे ही चलेगा। अगर वो आप मशीन चेंज करेंगे तो वो प्रोग्राम उसके लिए अलग होगा, क्योंकि अगर मैं आपको एक सिंपल सर्किट बोर्ड की एग्जांपल दूं तो हर घर में जो सर्किट बोर्ड लगा होता है उसमें डिफरेंट बटन्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो अगर आप सर्किट बोर्ड चेंज करेंगे तो बटन्स के फंक्शंस चेंज हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी घर में जो सर्किट बोर्ड लगा है या किसी रूम में जो सर्किट बोर्ड लगा है उस पर फर्स्ट बटन जो है वो लाइट का है, सेकंड जो है वो फ़ैन का है, तो अगर आप रूम चेंज करेंगे तो हो सकता है दूसरे रूम में फर्स्ट बटन जो है वो फ़ैन का ना हो, या फर्स्ट बटन जो है वो किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। सो इसी वजह से ये मशीन डिपेंडेंट है, मशीन चेंज करेंगे तो ये आपकी लैंग्वेज टोटली चेंज हो जाएगी। हर कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। इंसान इसको बड़ा मुश्किल से अंडरस्टैंड करता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर आप कोई प्रोग्राम लिखने के बाद उस प्रोग्राम को आप चेंज करना चाहें तो। अब आ जाते हैं हम असेंबली लैंग्वेज की तरफ। तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी आसान है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कुछ अल्फाज या कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इंसान आसानी से समझ सकता है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मशीन से रेलिवेंट हैं, मशीन से रिलेटेड हैं या लिंक्ड हैं। अब वो चीज़ें या वो वर्ड्स जो इंसान समझ सकता है उनको हम कोड्स कहते हैं, सिंबल्स कहते हैं या निमोनिक्स कहते हैं। लिखते हुए हम एम भी साथ में लिखते हैं, मगर पढ़ते हुए हम सिर्फ निमोनिक्स पढ़ते हैं। अब ये वो वर्ड्स हैं जो इंसान आसानी से समझ सकता है, इसका मतलब इंसान को पता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो मशीन के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जा रही होती है, मशीन उनको अंडरस्टैंड कर सकती है। सो आप कह सकते हैं कि ये एक दरमियान की लैंग्वेज है कि जिसको इंसान भी कुछ हद तक समझ सकता है और मशीन के साथ भी कुछ हद तक ये लिंक्ड होती है, लेकिन अगेन इसको मशीन एग्जीक्यूट डायरेक्टली नहीं कर सकती। असेंबली लैंग्वेज की अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। फर्स्ट जनरेशन हमारे पास मशीन लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज हमारे पास सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है।
लो लेवल है ये भी, लेकिन मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप बेहतर है। इसमें सिंबल्स यूज़ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। इन सिंबल्स को हम निमोनिक्स कहते हैं। इसमें प्रोग्राम लिखना और चेंज करना मशीन लैंग्वेज के निस्बत आसान होता है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस में हमारे पास एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो इन निमोनिक्स को जो है वो कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड के अंदर, तभी उसको कंप्यूटर चला सकेगा। स्लो है मशीन लैंग्वेज की निस्बत, क्योंकि हमें कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। अगर कन्वर्जन होगी तो फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन होगी। अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेजेस की, तो उसमें हमारे पास दो ही मेजर लैंग्वेजेस हैं। ये दो मेजर टाइप्स हैं, प्रोसीजरल है और नॉन प्रोसीजरल है। पहले हम प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को देखते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के फ़ायदे क्या हैं कि ये एक तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं। फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज थी, सेकंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज, और थर्ड जनरेशन हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं। इनको सीखना और समझना आसान है। इसी वजह से इसमें जो प्रोग्राम लिखने का टाइम है वो बहुत ही कम होता है। आसानी के साथ आप इसको समझ भी सकते हैं, और अगर कोई प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है तो आप उसको आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कंप्यूटर चूँकि इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, इसलिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो ट्रांसलेट कर देगा इसको मशीन लैंग्वेज के अंदर। ट्रांसलेशन चाहिए, सो स्लोअर एग्जीक्यूशन होगी और लेस एफिशिएंट भी होंगी। अगर बात करें नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की, तो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस कहते हैं। इसमें हमें ये नहीं बताना पड़ता कि प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर सिस्टम को पहले से ही पता होता है, और इस वजह से अगर कोई पर्सन टेक्निकल नहीं है और उसको ज़्यादा डिटेल में या डेप्थ में नॉलेज नहीं भी है, तो वो इन लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकता है। अब चूँकि इसके अंदर हमें प्रोसीजर नहीं बताना, सो हमारे पास कोडिंग के जो एरर्स हैं वो कम होंगे, क्योंकि हमें सिर्फ व्हाट टू डू बताना है, हाउ टू डू नहीं बताना। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि मेमोरी इसमें इतनी एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं की जा सकती, सो स्टोरेज या रैम हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा वेस्ट होती है। ये स्पेसिफिक डोमेन्स या स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड होती हैं। सो डेटाबेस से रिलेटेड हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस हैं या वेब डेवलपमेंट के अंदर हैं, और इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो भी स्लो होती है। अब अगर हम कैटेगराइज करें जनरेशन के लिहाज से लैंग्वेजेस को, तो हमारे पास मेजर कैटेगरीज लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल के अंदर हमारे पास फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं। फर्स्ट जनरेशन हमारे पास मशीन लैंग्वेज थी, सेकंड जनरेशन हमारे पास असेंबली लैंग्वेज थी। हाई लेवल की अगर हम बात करें तो हाई लेवल के अंदर हमारे पास थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन है। थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं, और फोर्थ जनरेशन के अंदर हमारे पास नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं। अब बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। प्योरली ह्यूमन लैंग्वेज, यानी आप जिस अंदाज में बात करते हैं आप वैसे ही बात करेंगे और कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। इसको हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP। इसका क्या फ़ायदा है? इसको हम फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। आप जैसे ही अल्फाज को अदा करेंगे, कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेगा। आप अल्फाज जो हैं उसको रिटन फॉर्म के अंदर लिख कर दें या आप ओरली उसको स्पीक करें, तो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, और जिस तरह से पर्सनल असिस्टेंट है एलेक्सा, इसके अंदर या गूगल असिस्टेंट है या गूगल वॉइस सर्च है, आपके पास ये फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करती हैं और उसको अंडरस्टैंड करके फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो दे सकती हैं। जिस तरह आपके पास मुख्तलिफ चैट बॉट्स मौजूद हैं जो कस्टमर सपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? 100% रिलायबल नहीं हैं, उतनी एक्यूरेसी अभी तक इसके अंदर मौजूद नहीं है कि आप टोटली इसके ऊपर डिपेंड कर सकें। सो अभी इसके अंदर एरर्स और इनकन्सिस्टेंसीज मौजूद हैं जो पॉसिबली नियर फ्यूचर जो है वो कवर कर ली जाएंगी, और इनका जो फंक्शन है वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है, डोमेन स्पेसिफिक हैं। अभी तक इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा डोमेन्स के अंदर या ज़्यादा फील्ड्स के अंदर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।